दोस्तों नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं बेईमानी मोहब्बत का 61वां एपिसोड। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बेईमानी मोहब्बत कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे और अपनी इस कहानी को नई नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन माही की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसके मन में टीना की बातें बार बार गूंज रही थी। उसने युवराज की ओर देखा, जो अब भी उसकी जवाब का इंतजार कर रहा था। माही ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अब सच को छिपाना सही नहीं होगा। वो चुप रही, लेकिन युवराज की निगाहों में एक गहरी सजीवता थी जो माही को और भी कमजोर बना रही थी। ये टीना और उसकी बातें, माही ने धीरे से कहा। वो बहुत परेशान थी और उसने कुछ ऐसी बातें की जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में थी। मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। युवराज ने माही का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बहुत ही प्यार से उसे समझाते हुए कहा, देखो माही, टीना इस सब में बहुत डर गई है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए युवराज ने माही को गले लगा लिया और उसे शांत करने के लिए उसके पेट को सहलाने लगा। माही भी उसके गले लगे रही, लेकिन उसके मन में टीना की बातें घूम रही थी। उसने वैसे ही युवराज को गले लगाते हुए कहा, वैसे टीना कुछ गलत नहीं कह रही थी। हुआ तो ये तुम्हारी वजह से ही है। माही की बात सुनकर युवराज गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में माही से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो माही? तुम मुझे इस सब के लिए दोषी ठहरा रही हो? माही ने युवराज से कहा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे दुश्मनों की वजह से ही ये सब हुआ है। देखो युवराज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरे परिवार और मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माही की बात सुनकर युवराज का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने मन ही मन सोचा, माही मुझसे कितना प्यार करती है और इसका गुस्सा भी जायज है। हुआ तो ये सब मेरी ही दुश्मनी के कारण है। फिर उसने माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है माही, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। युवराज की बात सुनकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाकर युवराज की आंखों में देखा। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर युवराज भी निश्चिंत हो गया। युवराज ने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया और बोला, तुमने हनीमून की तैयारी कर ली क्या? माही ने शर्माते हुए कहा, मेरी तो पूरी तैयारी है, लेकिन टीना का क्या करेंगे? वो कहाँ जाएगी अकेली? युवराज ने बहुत ही प्यार से उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, मेरी यशवंत अंकल से बात हो गई है। वे कल शाम तक वापस आ जाएंगे। युवराज की बात सुनकर माही खुश हो गई। युवराज से अलग हुई और बोली, ठीक है, अब मुझे छोड़ो, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। ये कहने के बाद माही युवराज से अलग हुई और बिस्तर की तरफ जाने लगी। युवराज भी अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। इधर माही और युवराज के बीच की बातें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर टीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। उसे याद आया कि कैसे कुछ समय पहले उसने माही को इस सच से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। टीना ने गहरी सांस ली और एक पुराने फोन को निकाला। उसने कांपते हाथों में एक नंबर डायल कर दिया। हेलो। दूसरी ओर से एक भारी आवाज आई, वे वापस आ रही। टीना ने घबराई हुई आवाज में कहा, हमें इंतजार था इसी घड़ी का। उधर से जवाब आया, अब खेल शुरू होता है। टीना के चेहरे पर डर के साथ साथ पछतावे की झलक भी थी। क्या उसने कोई बड़ी गलती कर दी थी? इधर जब युवराज अपने स्टडी रूम में बैठा था, तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, ये अनजान नंबर था। उसने फोन उठाते ही कहा, हेलो। सावधान रहो सिंघानिया, तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनने का समय आ गया है। उधर से एक रहस्यमयी आवाज आई। युवराज की आंखें सख्त हो गई। उसने पूछा, तुम हो कौन? लेकिन कॉल कट चुकी थी। युवराज की मुट्ठी कस गई। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड शहजाद को फोन मिलाया। शहजाद, सुरक्षा बढ़ा दो, मुझे लगता है कि कोई बड़ा खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है। शहजाद ने तुरंत हामी भरी और सिक्योरिटी डबल कर दी, लेकिन ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं थी और आने वाली क्या आफत थी वो उसको पता ही नहीं था। माही बिस्तर पर लेटी इधर नींद नहीं आ रही थी उसे। उसने करवट बदली और सोचा कि शायद अब सिर्फ उसका ही बहम ही था, लेकिन उसे क्या पता कि जिस खतरे की आहट महसूस कर रही थी वो दरवाजे तक पहुंच ही चुका था। रात के अंधेरे में कोई छुपा हुआ था और इस खेल को खत्म करने के लिए तैयार था। युवराज स्टडी रूम में बैठा अपने दुश्मनों के बारे में सोच रहा था। उसे इस बार अपनी हर चाल को सलकर संभल कर चलना था। ऐसे सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे खुद ही नहीं पता चला। सुबह का सूरज उग चुका था और उजाला धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा था। माही और युवराज की रात की चर्चा ने कई सवाल उठाए थे और दोनों के मन में एक असमंजस था। हालांकि सुबह का माहौल शांत था, लेकिन माही और युवराज को यह शांति थोड़ी असामान्य लग रही थी।
किसी बड़ी घटना की आहट भी अभी तक पूरी महसूस भी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के अंदर से लग रहा था कि ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। युवराज ने नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। वो जानता था कि आज का दिन किसी भी तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है और वो इसे हल्के में नहीं लेना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी में अपनी तैयारी की और कुछ समय के बाद वो ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, चंदन उसका इंतजार ही कर रहा था। चंदन का चेहरा परेशान था और जैसे वो युवराज के पास आया, उसने घबराए हुए लहजे में कहा, सर, जल्दी से न्यूज देखिए। चंदन की बात सुनते ही युवराज चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि चंदन ऐसा क्यों कह रहा था, लेकिन उसने चुप रहते हुए बिना किसी सवाल की न्यूज चैनल की ओर देखने लगा। जैसे उसने टीवी पर समाचार देखे, उसकी आंख फटी की फटी रह गई। टीवी पर जो खबर चल रही थी वो उसे पूरी तरह हिला देने वाली थी। खबर में बताया जा रहा था कि बांद्रा में सिंघानिया ग्रुप की नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में बड़ा हादसा हुआ था। मलबे के नीचे आकर कम से कम 15-20 लोग मर गए थे। ये खबर सुनते ही युवराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका मन पूरी तरह से उलझ गया था और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। वो असमंजस में चंदन की ओर देखने लगा और घबराए हुए स्वर में पूछा, ये सब कैसे हो गया? चंदन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं पता करवा रहा हूँ सर, क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गंभीर मामला हो गया है। यह सुनकर युवराज ने गहरी सांस ली। इस दुर्घटना में उनकी सोच को और भी उलझा दिया था, लेकिन उसका मन कहीं और ही चला गया। उसे रात वाले फोन की याद आई और जिसमें एक रहस्यमय आवाज ने कहा था, सावधान रहो सिंघानिया, अब तुम्हारा समय चला गया है। यह आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और जैसे जैसे वह सोचता, वो इस बात के बारे में और भी अधिक चिंतित हो रहा था। क्या यह हादसा उस फोन करने वाले का काम हो सकता था? क्या यह आपस में कुछ जुड़ा हुआ था? क्या यह हादसा किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं था? युवराज के मन में इन सवालों का उत्तर ढूंढने की होड़ चल रही थी और उसने जल्दबाजी में चंदन से कहा, चंदन, ये कोई सामान्य हादसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यह मेरी कोई पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम फौरन इस मामले की जांच करो और मुझे पूरी जानकारी दो। चंदन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं पूरी तरह से जांच करवा रहा हूं, आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। इसी समय युवराज और उसकी टीम घटना की जांच में जुटे हुए थे। कहीं अंधेरे में एक कमरे में कुछ लोग बैठकर आपस में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से एक शख्स चेयर की पीठ करके बैठा हुआ था। उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौन स्थिति से ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो व्यक्ति जानता था कि जिस खेल को वो खेल रहा है, उसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी होगी। इस रहस्य में व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से इस हादसे से जुड़े हर पहलू पर काम कर रहा था और उसकी सोच बहुत दूर तक पहुंच चुकी थी। उसकी छवि से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो कौन हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज और उसके शब्दों में एक गहरी साजिश की बू आ रही थी। उनमें से एक व्यक्ति ने घबराते हुए बोला, मैंने तुम्हारे कहने पर यह सब कर तो दिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब में अकेला फंस कर रह जाऊं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कुणाल मेहता था, जो सिंघानिया ग्रुप का एक रॉ मटेरियल सप्लायर था। उसका काम था कंस्ट्रक्शन के लिए क्वालिटी वाले मटेरियल प्रोवाइड कराना, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उसकी इंपीरियल मटेरियल का इस्तेमाल घटिया स्तर का था, जिससे यह हादसा हो गया था। कुणाल की बात सुनकर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, जो पूरी स्थिति को काबू में रखना चाहता था, उसने शांत स्वर में कहा, तुम घबराओ मत, जो भी होगा मैं देख लूंगा। तुम अपनी चिंता छोड़ो और जो मैंने तुम्हारे लिए कहा है उसे पूरा करो। कुणाल के मन में डर था, लेकिन उसने मजबूरी में उस व्यक्ति की बात मानी। वो जानता था कि अब इस जाल से वो बाहर नहीं निकल सकता है, फिर भी उसकी हिम्मत लगभग टूट ही चुकी थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, तुम मेरे पैसे दे दो, बाकी का जो होगा देखा जाएगा। उस व्यक्ति ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, पैसे तुम्हें मिलेंगे, लेकिन सही समय पर मिलेंगे। अभी सिर्फ इतना करो कि खुद को बचाने के लिए कोई और बलि का बकरा ढूंढ दो। कुणाल चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और उसे इस सब में शामिल होने का कोई पछतावा भी नहीं था, लेकिन वो जानता था कि इस चालाकी और स्वार्थ के कारण इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। उसे पूरी तरह से यकीन था कि वो बच भी नहीं सकता है। कुणाल का मन ये समझने में उलझा हुआ था कि क्या उसने सही किया, क्या ये सब इतना आसान होगा जैसा वो सोच रहा था, या फिर खुद ही किसी बड़ी मुसीबत में उसने हाथ डाल लिया था, या उसे बहुत बड़ा कीमत इसका भुगतना पड़ेगा। उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति इस खेल का हिस्सा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आगे होगा क्या। क्या आपको पता है कि आगे क्या होगा? कौन था यह आदमी जो अपनी पहचान छुपाए हुए था? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सुने और इसको शेयर करना ना भूलें।
दोस्तों 62वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुणाल का मन इसी में उलझा हुआ था कि उसने जो किया वो सही था या गलत था। कुणाल को उस दिन का डर था जब उसने रॉ मटेरियल घटिया क्वालिटी का सप्लाई किया था। उसे याद आया कि उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक कागज के जहाज की तरह सागर में बहने ही वाली थी। यह एक छोटी बात नहीं थी, बल्कि ये उसे पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। कुणाल की घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। उस कमरे में मौजूद आदमी ने फिर से गहरी सांस ली और कहा, अब जो भी होगा तुम सिर्फ ध्यान रखो कि जो किया है वो तुम नहीं कर सकते थे। इसमें हम सबका हाथ है, तुम अकेले नहीं हो। कुणाल ने सिर झुकाया और उस आदमी के शब्दों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसे लगने लगा था कि अब वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका था, जिसे शायद वो समझ भी नहीं पा रहा था। इधर जब कुणाल इस सारे मामले में फंसा हुआ था, उधर चंदन इस मामले की गहराई से जांच में जुटा हुआ था। उधर युवराज का मन गहरे सवालों में डूबा हुआ था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ हादसा नहीं हो सकता, ये कुछ और ही था और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना काम कर रही थी। युवराज का मन परेशान था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह हादसा सिर्फ उसकी कंपनी और परिवार को नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को खतरे में डाल देने वाला था। कहीं ना कहीं उसकी यह सबसे कीमती चीज छीनने का योजना का हिस्सा था, जैसा उस फोन कॉल में कहा गया था। युवराज का मन उलझन में था और वो जानता था कि उसे हर कदम सावधानी से उठाना होगा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, जो बता रही थी कि वो अब किसी स्थिति में लापरवाही नहीं बरतेगा। तभी उसके फोन की घंटी दोबारा से बजी। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। युवराज ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सावधान रहो सिंघानिया, तुम्हारी कीमती चीज अब मेरे हाथ में है। तुमने जितना सोचा था वो उतना आसान नहीं है। युवराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजरें कड़ी हो गई और उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया और दोबारा से कॉल कट हो गया। युवराज ने फोन रख दिया। उसकी आंखों में क्रोध की लकीरें दोबारा से आ गई थी। अब वो और भी अधिक सावधान हो गया था और जानता था कि यह खेल सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने की साजिश हो रही है। उसकी सबसे बड़ी कीमती चीज, उसका परिवार, उसका कारोबार, सब कुछ खतरे में एक साथ आ गया था। तभी उसका ध्यान फिर से उस हादसे पर गया। उसे लगा कि कहीं ना कहीं ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जो उसके परिवार को भी साथ में नुकसान पहुंचाने के लिए रचा गया है। उसने तुरंत चंदन को बुला लिया और कहा, चंदन, क्या तुमने इस हादसे की गहराई से जांच की है? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। चंदन ने घबरा कर कहा, सर, हमने अपने सोर्स से जानकारी जुटाने की कोशिश की है और लगातार कर भी रहे हैं। और ये बात साफ हो रही कि हादसा सिर्फ दुर्घटना नहीं है। कोई तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे है और हम उसका जल्द ही खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। युवराज का चेहरा और भी सख्त हो गया और उसने कहा, मुझे पूरी जानकारी चाहिए चंदन। कुछ भी गलत होने से पहले हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। मैं किसी भी कीमत पर अपने परिवार और कारोबार को खतरे में नहीं डाल सकता। चंदन का फोन अचानक बजने लगा और उसके फोन उठा लिया। रिकी का नाम स्क्रीन पर था। रिकी वो आदमी था जो इस दुर्घटना की गहन से जांच करने में लगा हुआ था। चंदन ने फोन उठाया और कुछ पल के बाद उसने युवराज की तरफ देखकर कहा, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। रिकी ने मुझे बताया है कि हादसा खराब क्वालिटी के मटेरियल की वजह से हुआ है। युवराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यह बात समझने में देर नहीं लगी कि यदि मटेरियल खराब की गुणवत्ता है, तो इस हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ हो सकता है। वो गंभीर स्वर में बोला, तो ये तो और भी बड़ा सवाल खड़ा है। हमें यह जानना होगा कि वो घटिया मटेरियल कहाँ से आया है। क्या रिकी को यह जानकारी मिल पाई है कि वो मटेरियल किसने सप्लाई किया? चंदन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, रिकी ने पता लगाया कि यह घटिया मटेरियल सिर्फ हमारे सप्लायर कुणाल मेहता द्वारा सप्लाई की गई थी और यही बात हमें परेशानी में डाल रही है। अगर कुणाल की वजह से हादसा हुआ है तो हमें उसे पकड़ने और सबके जमींदार लोगों को पहुंचाने में सख्त जरूरत पड़ेगी। युवराज का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसे इस बात की गंभीरता से लेने की कोशिश करने में लगा हुआ था। उसे लगा कि कहीं ना कहीं ये सब उसकी कंपटीशन और पुराने दुश्मनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त उसे ठंडे दिमाग से सोचना था। वो तुरंत बोला, हमें किसी भी हाल में जानना होगा कि इंजीनियरों ने घटिया मटेरियल इस्तेमाल ही कैसे कर लिया। अगर कुणाल ने सप्लाई किया है तो हमें इसकी पूरी जांच करनी पड़ेगी। युवराज ने चंदन से कहा, तुम और रिकी ये सुनिश्चित करो कि हम जल्दी से जल्दी पता करेंगे कौन कौन इंजीनियर इस घटिया मटेरियल को लेकर काम कर रहे थे। मुझे चाहिए कि वे सब इंजीनियर मेरे सामने हो और मुझे ये समझना होगा कि ये सब हुआ कैसे है।
चंदन और रिकी ने तुरंत अपनी जांच को और तेज कर दिया। रिकी ने एक बार फिर उस स्थान पर जाकर हर दस्तावेज और मटेरियल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया था और साथ ही उन इंजीनियरों से पूछताछ भी करनी शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि कुछ इंजीनियरों ने अनजाने में उस घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ने जानबूझकर इसे स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसमें से कुछ कमीशन और अन्य फायदे उन्हें लगातार मिल रहे थे। ये जानकर रिक्की ने चंदन को खबर दी कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ इंजीनियरों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और उन्हें बड़ी रकम की पेशकश की गई थी ताकि वे घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करें। इस खबर के सुनते ही चंदन की आंखों में गुस्सा और आश्चर्य दोनों आ गए। यह साजिश कहीं न कहीं युवराज के खिलाफ एक हमला हो सकती थी। चंदन ने युवराज को इस बारे में पूरी जानकारी दी। युवराज का चेहरा तनाव से कठोर हो गया। उसे अब समझ में आ गया कि हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उसकी जिंदगी और बिजनेस को खत्म करने की कोशिश की गई है। अगर यह जानबूझकर किया गया है तो हमें हर कीमत पर इसे उजागर करना होगा। मैं इंजीनियरों को अपने सामने देखना चाहता हूं और कुणाल मेहता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाना चाहता हूं, युवराज ने अपने कड़े और संजीदा लहजे में कहा। चंदन ने तुरंत टीम को सक्रिय किया और इंजीनियरों को युवराज के सामने लाना शुरू कर दिया। चंदन और रिकी दोनों ने मिलकर पूरी जांच की और ये पता लगाया कि सभी आवश्यक दस्तावेज और सबूत पूरी तरह से जुटा लिए जाए। इस पूरी घटना का शेयर बाजार पर इतना गहरा असर हुआ कि सिंघानिया ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई थी। शेयर बाजार में इस गिरावट का असर इतना गहरा कि पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। पिछले 6 घंटों में कंपनी के शेयर 25 रुपए से नीचे गिर चुके थे। ये गिरावट उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा झटका थी जिन्होंने इस कंपनी में अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया था। लेकिन जहां कुछ लोग इस गिरावट से परेशान थे, वहीं कुछ लोग इसका फायदा उठाने की योजना भी बना रहे थे। वहीं एक छोटे से कैफे में एक युवक अपनी कॉफी के कप को घूर रहा था और उसके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें जमा हो गई थी। ये युवक कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। वो अब समझ गया था कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा है। अगर वो खुद को बदलना चाहता है तो वो अमीर बनना चाहता है, और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है तो उसे अमीर बना सके। उसी वक्त उसकी दोस्त शिवानी उसके पास आई। वो आदित्य की मानसिक स्थिति को भांप चुकी थी। वो जानती थी कि अगर इस समय उसे कुछ की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। वो चाहे तो कुछ भी बड़ा कर सकता है। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, एक बेहतरीन मौका हाथ लगा है। तुम कुछ ही दिनों में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आदित्य ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, वो कैसे? शिवानी ने आंखें चमकाते हुए कहा, सिंघानिया ग्रुप के शेयर की कीमत लगातार गिर रही है। तुम उसमें पैसा निवेश करो, मुझसे लिखवा कर ले लो। 3 से 4 दिन में तुम्हारा पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। यह सुनकर आदित्य का गुस्सा भड़क गया। उसने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है शिवानी? तुम मुझे सलाह दे रही हो कि मैं उस इंसान की कंपनी में इन्वेस्ट करूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस कंपनी की वजह से न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए, जो खुद ही डूब रही। शिवानी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उसने आदित्य को समझाते हुए कहा, यही तो असली खेल है दोस्त। जिसने तुम्हें गिराया उसी वजह से तुम्हें उठना पड़ेगा। अगर तुम इस मौके को नहीं अपनाओगे तो कोई और इसे उड़ा लेगा। और याद रखना, शेयर बाजार में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ सिर्फ दिमाग चलता है और पैसा बोलता है। आदित्य को यह तर्क समझ में तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वो असमंजस में था और गंभीर स्वर में बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरे पास निवेश करने के लिए कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं है। शिवानी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम उसे उधार ले लो। आदित्य ने झट से इनकार कर दिया, नहीं नहीं, मैं किसी से उधार नहीं लूंगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो किसी और के पैसों पर अपना भविष्य बनाए। मैं जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। कुछ समय तक वो चुपचाप सोचता रहा। शिवानी ने उसे ध्यान से देखा। वो जानती थी कि वो किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद आदित्य के दिमाग पर एक विचार आया। उसने धीरे से कहा, एक तरीका हो सकता है, अगर कोई बैंक या कोई प्राइवेट फाइनेंस सर मेरे घर को गिरवी रखकर लोन दे दे तो मैं निवेश कर सकता हूँ। शिवानी ने उत्साहित होते हुए कहा, क्या तुम सच में अपना घर बेचने वाले हो? क्या करेगा आदित्य? क्या वो अपना घर बेचकर युवराज की कंपनी में पैसा लगाएगा? क्या उसका पैसा डबल होगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही कहानियां लगातार सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपनी इसी महीने एक नई कहानी और भी शुरू हो रही है, तो दोस्तों लगातार कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, 63वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिवानी ने जब उससे सवाल पूछा कि क्या आदित्य अपना घर बेचकर युवराज की कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो आदित्य ने कहा, देखो शिवानी,
मैं उधार तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ घर ही है जिसे मैं इन्वेस्ट में लगा सकता हूँ। तो शिवानी ने कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है फिर? बाजार में बहुत से लोग हैं जो इस तरह से लोन देने के लिए तैयार हैं, जो तुम्हारे घर पर लोन दे सकते हैं और तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम इन्वेस्ट कर दो। उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी से बात करने लगी। थोड़ी देर तक फोन पर चर्चा करने के बाद उसने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इंतजाम हो गया है आदित्य? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, कौन देगा लोन? शिवानी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, एक आदमी है जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखता है। वो कुछ ज्यादा ब्याज लेगा, लेकिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी जब तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा तो ब्याज चुकाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन हल्का सा डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर उसने मौका खो दिया तो हमेशा के लिए पछताना पड़ जाएगा। शिवानी ने उसे आत्मविश्वास दिलाते हुए कहा, याद रखो, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो जोखिम लेने में हिम्मत रखते हैं। तुम्हारे पास मौका है, इसे मत गंवाओ। आदित्य ने कुछ क्षणों तक सोचा, फिर फैसला किया कि ठीक है, मैं तैयार हूं। उसने आत्मविश्वास से कहा। तब तक उधर युवराज अब सच्चाई के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसके रास्ते में कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। रिक्की और चंदन जांच में जुटे हुए थे और इसी बीच युवराज को एक बड़ी खबर मिली। वो अपने ऑफिस में था। उसका फोन बज उठा। कॉल चंदन का था और उसने तुरंत फोन उठाया और चंदन की घबराई हुई आवाज सुनकर युवराज का चेहरा और भी गहरा हो गया। युवराज, ये मामला और भी जटिल हो गया है सर, चंदन ने घबराते हुए कहा। सभी मजदूरों ने काम बंद कर दिया है और उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वे सभी तुम्हारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। युवराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बुरा हो रहा था। वो जानता था कि अगर ये आंदोलन और हड़ताल बढ़ गई तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये सिर्फ मजदूरों की बात नहीं थी। दूसरी ओर जो लोग इस हादसे में मारे गए थे, उनके परिवार वालों ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। वे सभी युवराज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? युवराज ने चंदन से कहा। इसका हल क्या है और क्या ये लोग मेरी गिरफ्तारी चाहते हैं? जी सर, इसके साथ ही वे लोग हमसे पैसा भी मांग रहे हैं, चंदन ने कहा। मारे गए लोगों के परिवारों वालों ने सीधे तौर पर आपकी गिरफ्तारी की मांग की है। वे कह रहे हैं कि आप ही इस हादसे के जिम्मेदार हैं। युवराज को यह सुनकर झटका लगा। उसे यह आशंका थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि स्थिति इतनी जल्दी बिगड़ जाएगी। अब यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन हादसा नहीं, बल्कि उसका नाम भी दांव पर लग गया था। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि इधर जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया था, उन्होंने भी अपना अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि हादसे के बाद अब यह प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं हो पाएगा और उनका पैसा सारा डूब गया। क्या हमसे पैसे मांगने वालों की लिस्ट बढ़ रही है? युवराज ने गुस्से में कहा। हमें अब इस स्थिति से निपटना ही होगा, चंदन ने कुछ समय तक चुप रहते हुए कहा। हाँ, बहुत ज्यादा निवेशक अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। कुछ तो कोर्ट में केस करने की धमकी भी दे रहे हैं सर। ये सुनते ही युवराज का चेहरा और भी तनावपूर्ण हो गया। उसे यह समझ में आ गया कि यह मामला केवल उसके व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि उसके बिजनेस और परिवार का भी आ गया है। ठीक है, युवराज ने दृढ़ता से कहा। हमें तत्काल कार्रवाई करनी होगी। मैं इस सबके सामने आ जाऊंगा और एक स्पष्ट बयान दूंगा। युवराज ने अपनी योजना बनाई और अगले कुछ घंटों में उसने मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया। यह बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन वो जानता था कि इस समय उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सभी को विश्वास दिलाना होगा कि इस हादसे की पूरी जांच में वो सहयोग कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही युवराज ने कदम रखा, सभी की नजरें उस पर टिक गई। मीडिया की फ्लैशलाइट चमकने लगी और सभी सवालों की नजर से उसकी ओर देखने लगे। अंदर आते आते सवालों की बौछारें भी होनी शुरू हो गई थी। युवराज, यह हादसा आपके सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हुआ है। क्या आप मानते हैं कि यह पूरी तरह से आपकी गलती है? एक पत्रकार ने सवाल किया। युवराज ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस हादसे में कई परिवारों को बहुत दुख पहुंचा है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे। किसी को भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग मानते हैं कि हादसा घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कारण हुआ है, एक और पत्रकार ने सवाल किया। हाँ, ये सही है, युवराज ने कहा। मैंने इस मामले के लिए जांच के लिए 24 घंटे का समय मांगा है। हम पूरी तरह से इस घटना की जांच करेंगे और अगर कोई जिम्मेदार पाया गया तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। युवराज के इस बयान से कुछ हद तक स्थिति को शांत कर दिया, लेकिन फिर भी कई सवाल उठा रहे थे और कुछ लोगों को अब यह विश्वास नहीं हो रहा था कि युवराज परिजनों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद युवराज ने चंदन और रिकी को तुरंत मीटिंग में बुला लिया। वो जानता था कि अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपनी प्रतिष्ठा और बिजनेस को बचाने के लिए सही कदम उठाए।
चंदन, रिकी, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। हमें किसी भी हालात में यह साबित करना होगा कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल बिना हमारे आदेश के किया गया था। युवराज ने गुस्से में कहा, अगर किसी ने जानबूझकर यह काम किया है तो किसी भी हाल में बचने नहीं वाला। युवराज, सर, हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, चंदन ने कहा। हमें इंजीनियरों से पूछताछ भी की है और रिकी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की है। हम जल्द इस मामले की और आगे निकल रहे हैं। रिकी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें यह साफ हो गया कि कुछ इंजीनियरों ने व्यक्तिगत फायदे के लिए घटिया मटेरियल का उपयोग किया था। ये सब जानबूझकर किया गया था और उन्हें इसके बदले पैसे मिले थे। कुछ समय बाद सभी इंजीनियरों को युवराज के ऑफिस में बुला लिया गया था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, हर कोई तनाव में था। युवराज ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम में से कुछ ने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल जानबूझकर किया है और मुझे यह नहीं स्वीकार होगा। तुम सभी के पास एक मौका है कि तुम सच्चाई स्वीकार करो और अपनी जिम्मेदारी लो। एक एक करके इंजीनियरों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उनमें से कुछ पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्हें यह मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी से आई थी, उन्हें सिर्फ आदेश पालन करने की अनुमति थी। लेकिन जब युवराज ने कुणाल मेहता का नाम लिया तो कुछ इंजीनियरों की हालत खराब हो गई। युवराज ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने जानबूझकर गलत किया है, अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह सुनकर कुछ इंजीनियरों ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि कुणाल मेहता ने उन्हें कुछ कमीशन के बदले घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने को कहा था। यह सुनते ही युवराज के चेहरे पर गुस्सा और तेज हो गया, लेकिन वह समझ गया कि इस साजिश के पीछे कुणाल मेहता और उसके कुछ भ्रष्ट सहयोगी थे। युवराज ने चंदन से कहा, चंदन, अब हमें कुणाल मेहता को सबक सिखाना होगा। वो हमारे लिए केवल एक बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि अब एक दुश्मन बन चुका है। अब हम उसे किसी भी हालात में बख्शने वाले नहीं हैं। चंदन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है सर, मैं जल्द ही जल्द कुणाल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करता हूँ। ये कहने के बाद चंदन वहां से चला गया। युवराज वहीं पर बैठा सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुणाल उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पिछले कई सालों से कुणाल मेहता ही उन्हें माल सप्लाई कर रहा था, फिर अचानक से उसने कैसे माल में हेरा फेरी कर दी। उसने मन ही मन कहा, जरूर इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। ये सब सोचते हुए कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो ऑफिस से निकला और सिंघानिया हाउस की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही समय के बाद वो अपने घर पहुंचा था। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, माही उसे हॉल में ही इंतजार करते हुए मिल गई। माही ने जैसे उसे देखा, वो भागते हुए उसके पास और मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? युवराज ने थकी हुई आवाज में कहा, बस ठीक था। उसकी निराशा भरी आवाज सुनकर माही को कुछ अजीब लगा। उसने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ युवराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? युवराज ने अपना ऑफिस बैग सोफे पर रखा और कहा, आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी? बिल्डिंग वाला हादसा हो गया है, जिसमें काफी लोगों की जान भी चली गई। बहुत नुकसान हो गया है। युवराज की बात सुनते ही माही चिंता में आ गई। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओह, ये बहुत बुरा हुआ युवराज। मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं पूरे दिन से घर के काम में बिजी थी। अगर मुझे पता चला होता तो मैं आपको कॉल जरूर करती। लेकिन ये हुआ कैसे? युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, चंदन और रिकी इसकी तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक जो पता चला है उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन वर्क में घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, जिससे पूरी बिल्डिंग ढह गई। और ये मटेरियल हमें कुणाल मेहता ने ही सप्लाई किया था। माही ने आश्चर्य से कहा, कुणाल मेहता? लेकिन वो तो आपके पुराने पार्टनर है, वो ऐसा क्यों करेंगे? युवराज ने गहरी सोच में डूब गया और उसने कहा, यही तो सवाल है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कुणाल ने ये ऐसा क्यों किया, या इसके पीछे कोई और कारण है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है। माही ने गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है तो आपको जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा, क्योंकि लोग पहले से ही आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे होंगे। इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है और आपकी छवि भी खराब हो रही होगी। युवराज ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो माही। मुझे जल्द से जल्द इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। क्या करेगा अब युवराज? क्या इस कहानी में ये पर्दाफाश कर पाएंगे या नहीं? क्या कुणाल मेहता सबका नाम लेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अपने इस कहानी के जल्दी से जल्दी अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाए और हम 1000 सब्सक्राइबर होते ही अपनी नई कहानी लेकर आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, आप 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करें। दोस्तों, 64वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज अपने आप में ही सोच रहा था कि कुणाल ने ऐसा क्यों किया होगा। इधर शिवानी ने आदित्य को पैसों का इंतजाम करवा दिया था। उसके घर और पूरी संपत्ति को गिरवी रखकर उसने कुल 31 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे।
इस समय सिंघानिया ग्रुप का शेयर लगातार गिर रहा था और सुबह से शेयर 45 रुपए से ऊपर था, अब मात्र 3 रुपए 65 पैसे आकर रह गया था। मजदूरों की हड़ताल का प्रभाव साफ दिख रहा था। आदित्य ने जब अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते देखे तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब यह उसका सबसे बड़ा दांव था। उसने बिना समय गवाए अपने ब्रोकर को कॉल किया और कहा, सिंघानिया ग्रुप के जितने शेयर मिल सकते हैं खरीद लो, मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। ब्रोकर भी इस गिरावट से हैरान था। उसने जवाब दिया, आदित्य, ये बहुत ही बड़ा रिस्क है, हो सकता है कि कंपनी डूब जाए। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बस खरीद लो, जितने मिल सकते हैं उतने खरीद लो, उतने शेयर मेरे नाम कर दो। शिवानी पास ही बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि आदित्य के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे से कहा, तुमने सही फैसला लिया है, बस कुछ दिनों का खेल है, फिर देखना पैसा कैसे बरसता है। उधर सिंघानिया हाउस में माहौल तनावपूर्ण था और युवराज अपने ऑफिस में सभी बड़े बड़े अधिकारियों को बुला रहा था। उसने चंदन से कहा, इस स्थिति को संभालना होगा, हमें मीडिया को संभालना होगा, इन्वेस्टर्स को शांत करना होगा और सबसे जरूरी बात, मजदूरों को वापस काम पर लाना होगा। चंदन ने गंभीर स्वर में कहा, सर, मजदूर तभी लौटेंगे तब उन्हें भरोसा होगा कि दुर्घटना दोबारा नहीं होगी, उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिलेगा। पहले उनके परिवारों की मदद करनी होगी। युवराज ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर जिम्मेदार लोगों को ढूंढना होगा। उसी समय एक इन्वेस्टमेंट फर्म के अधिकारी का कॉल आया। उसने गुस्से में कहा, युवराज, हमें अपने निवेश वापस चाहिए। तुम्हारी कंपनियां भरोसेमंद नहीं रही। हमारा जितना पैसा लगा है, हमें वो पैसा हमारा जल्दी से जल्दी वापस चाहिए। युवराज ने शांत रहते हुए जवाब दिया, हमें सिर्फ 48 घंटे का समय दे दीजिए, हम बस सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था, क्या 48 घंटे में वो सब कुछ ठीक कर देगा या नहीं। दूसरी तरफ कुणाल मेहता और वो रहस्यमय शख्स अब भी अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे। कुणाल ने चिंता जताते हुए कहा, अगर सिंघानिया इस मुसीबत से निकल गया तो हम फंस जाएंगे। रहस्यमय व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, यही तो देखना होगा कि युवराज बचता है या नहीं। अगर उसने हालात संभाल लिए तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। युवराज अपने ऑफिस में चिंता में ही बैठा हुआ था कि वो जल्दी से जल्दी कैसे सब कुछ ठीक कर पाएगा। उसके पास चंदन भी बैठा हुआ था। वो भी सोच रहा था कि किस तरह की स्थिति को संभाला जाए। इतने में चंदन का फोन बज उठा। चंदन ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से रिक्की ने कहा, चंदन भाई, मेरा संपर्क हो गया है कुणाल मेहता से। मैंने उसे ब्लू स्टार होटल में मिलने के लिए बुलाया है। रात 10 बजे हमारी उसे मिलने की मीटिंग तय हुई है। आप युवराज सर के साथ समय पर पहुंच जाना। रिक्की की बात सुनकर चंदन ने हामी भरी और फिर युवराज की पूरी बात बता दी। दोनों ब्लू स्टार होटल जाने के लिए तैयारी करने लगे। ठीक 10 बजे युवराज और चंदन होटल पहुंच चुके थे। चंदन ने पहले ही एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी बातचीत को न सुन सके। कुछ ही देर में रिक्की भी कुणाल को लेकर होटल पहुंच गया। कुणाल के हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसने पूरे माल की डिटेल्स लिखी हुई थी। जैसे ही कुणाल अंदर दाखिल हुआ, उसने कहा, युवराज भाई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। युवराज ने गुस्से में कुणाल की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा कसूर नहीं है तो फिर ये सब किसकी करतूत है। कुणाल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल युवराज के सामने रख दी। उसने युवराज को पूरी फाइल दिखाई और कहा, ये देखो युवराज भाई, मैंने अपने कॉन्टैक्ट के मुताबिक ही आपको पूरा माल सप्लाई किया था। मुझे नहीं पता कि मेरा मैनेजर इसमें गड़बड़ कर रहा है। कुणाल ने बड़ी चालाकी से सारी बात अपने मैनेजर पर डाल दी। उसने अपने मैनेजर को बलि का बकरा बना दिया। युवराज को विश्वास दिलाने के लिए कि कुणाल ने कहा, मैं सिंघानिया ग्रुप के साथ पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं आपको धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। कुणाल की बात सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। उसे कुणाल की बातों में कुछ कुछ सच्चाई नजर आने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना संदेह दूर करने के लिए कुणाल से पूछा, अगर तुम दोषी नहीं हो तो सुबह से कहाँ छिपे हुए थे। कुणाल ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं छिपा हुआ नहीं था, बल्कि मैं खुद इस बात की जांच कर रहा था कि माल में गड़बड़ी कैसे हुई। तभी तो मुझे पता चला कि इसके पीछे मेरा मैनेजर शशिपाल है और अभी मैंने खुद ही रिकी भाई से संपर्क किया है। युवराज ने रिकी की तरफ देखा। रिकी समझ गया कि युवराज उसे क्या पूछना चाहता है। उसने तुरंत कहा, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी यही पता चला है कि इसने ही मुझे खुद संपर्क किया है। युवराज को अभी भी कुणाल पर विश्वास हो गया था। उसने कुणाल को रिलैक्स करने के लिए कहा और पूछा, अच्छा, अब बताओ कि तुम्हारा मैनेजर शशिपाल है कहाँ। कुणाल ने जवाब दिया, पता नहीं वो कहाँ है, मैं सुबह से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। असल में कुणाल ने खुद अपने मैनेजर शशिपाल को पैसे देकर देश से बाहर भगा दिया था। इसके बाद ही युवराज के सामने आया था। उसे मालूम था कि अब वो बड़े ही आसानी से पूरे गेम शशिपाल पर डालकर बच सकता है। इधर जब ब्लू स्टार होटल में बैठक
चल रही थी, तब दूसरी ओर आदित्य ने अपने पूरे 31 करोड़ रुपए सिंघानिया ग्रुप के शेयर में लगा लिए थे। दूसरी तरफ युवराज को भी कुणाल की बातों पर उसके द्वारा दिखाए गए सबूतों पर भरोसा हो गया था। उसने तुरंत चंदन से कहा, अभी के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो, मैं मीडिया के सामने सारे सबूत पेश करूंगा और साथ ही हम उन मजदूरों के परिवारों के लिए 5-5 लाख का मुआवजा देंगे जो इस हादसे में मारे गए हैं, और जितने मजदूर घायल हुए हैं उनका इलाज भी हम ही करवाएंगे। चंदन ने तुरंत युवराज की बात मान ली और अपने काम में लग गया। चंदन के काम पर लगने के बाद युवराज ने कुणाल से कहा, ये जो नुकसान हुआ है उसका पूरा पैसा तुम्हें चुकाना होगा। कुणाल ने भी खुशी खुशी युवराज की शर्त मान ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों पर चल गई थी। सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में मीडिया के कई प्रमुख पत्रकार अब रिपोर्ट पर पहुंच चुके थे। पूरा हाल खचाखच भर गया था। स्टेज पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई जिस पर हादसे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाई जानी थी। कैमरे में फ्लैश लाइट्स लगातार चमक रही थी और लोग बेसब्री से युवराज सिंघानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद युवराज सिंघानिया तेज कदमों के साथ मंच पर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी चंदन और रिकी भी थे। युवराज ने माइक संभालते हुए गहरी सांस ली और बोले, सबसे पहले मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ऐसा फिर कभी ना हो। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सब उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। हादसे की जांच में हमें पता चला है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में उपयोग किया गया रॉ मटेरियल खराब क्वालिटी का था। यह हमारी कंपनी के वैल्यूज के खिलाफ है और हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, युवराज ने आगे कहा। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो क्लिप चलवाई जिसमें दिखाया गया कि माल की सप्लाई करने वाली कंपनी, जिसका मालिक कुणाल मेहता था, ने जानबूझकर घटिया मटेरियल उपलब्ध करवाया था। हमारे पास सभी सबूत हैं कि कुणाल मेहता की कंपनी ने हमारे साथ ये बहुत बड़ा गलत काम किया है और अब हम इस मामले की कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही हमने ये भी निर्णय लिया है कि भविष्य में ऐसी गलती न हो। इसके लिए हमारी सप्लाई चेन को दोबारा समीक्षा में की जाएगा। पत्रकारों में खलबली मच गई। कई रिपोर्टर अपने अपने सवाल पूछने के लिए तैयार हो गए। एक रिपोर्टर ने पूछा, युवराज, इस हादसे के कारण आपके शेयर मार्केट में एक भारी गिरावट आई है। आपको क्या लगता है कि इससे आपकी कंपनी को कितना नुकसान होगा? युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल हमारे शेयरों में गिरावट आई है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम इसे जल्द ही रिकवर कर लेंगे, क्योंकि एक कंपनी की असली ताकत उसकी रिलायबिलिटी होती है। हमने हमेशा अपनी ईमानदारी से काम किया है। जनता का विश्वास हम पर बना रहेगा। फिर एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा, आप इस हादसे में मारे गए मजदूरों और उनके परिवारों के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? युवराज ने गंभीर स्वर में होकर कहा, हमने निर्णय लिया है कि हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों का पूरा इलाज हमारी कंपनी द्वारा करवाया जाएगा। इसके अलावा हमने उनके परिवारों को स्थायी रूप से आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया है। इसके बाद युवराज ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, हमारी कंपनी एक नया ट्रस्ट स्थापित कर रही है जिसका उद्देश्य कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सुरक्षा स्टैंडर्ड्स को सुधारना होगा। हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उच्चतम सुरक्षा स्टैंडर्ड्स को लागू करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों ने तालियां बजाकर इस फैसले का समर्थन किया। तभी एक रिपोर्टर ने चौंकाने वाला सवाल कर दिया, क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इस हादसे को अंजाम दिया? क्या यह एक साजिश थी? युवराज थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उन्होंने कहा, हम इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी जांच अभी जारी है और जैसे ही हमें ठोस सबूत मिलते हैं हम दोषियों को बेनकाब करेंगे और जो भी हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया, हमारी कंपनी ने फैसला किया है कि इस हादसे के कारण जिन इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। हम अपने इन्वेस्टर्स की चिंता को समझते हैं और हर संभव प्रयास करेंगे कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में युवराज ने एक अंतिम संदेश और दे दिया, सिंघानिया ग्रुप हर मुश्किल का सामना करेगा। हम अपने नैतिक मूल्यों से कभी नहीं हटेंगे। ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। हम इसे हर हाल में बचा लेंगे। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। मीडिया में यह खबर तेजी से फैल गई कि अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियां बन गई। युवराज के फैसले से लोगों के उनके इरादों पर फिर से विश्वास हो गया और धीरे धीरे शेयर बाजार भी सुधरने लगा। मजदूरों ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी। अगली सुबह युवराज की आंखें धीरे धीरे खुली। सूरज की हल्की किरणें पर्दों के बीच से छनकर कमरे में दस्तक दे रही थी। अपने सामने आसपास नजर दौड़ाई और लेकिन बिस्तर पर माही भी नहीं थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। बीती रात की सारी घटनाएं एक झटके में उसके दिमाग में आ गई। कहाँ चली गई थी सुबह सुबह माही? क्या होगा, कहीं माही को दोबारा से किडनैप तो नहीं कर लिया गया? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अपनी इस कहानी को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा शेयर दोस्तों, और कहानी को
लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 65वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज जब उठा तो उसने जब बिस्तर पर देखा तो माही वहां नहीं थी। वह इधर उधर कमरे में ढूंढने लगा, लेकिन वहां पर उसको माही नहीं मिली। उसने नीचे आकर देखा। नीचे आकर जब वो किचन के सामने खड़ा हुआ तो वहां से हल्की हल्की चाय की खुशबू आ रही थी। जैसे उसने किचन के दरवाजे में अंदर कदम रखा तो उसकी नजर माही पर पड़ गई। उसकी सारी चिंता एक झटके में जैसे गायब ही हो गई थी। माही चाय बना रही थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। युवराज कुछ पलों के लिए वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा। उसका दिल माही की खूबसूरती पर ठहर सा गया था। वो हल्की गुलाबी साड़ी में थी और उसके बाल खुले थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी गीत की तरह से उसे सुकून दे रही थी। युवराज चुपचाप उसके पास गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। माही चौंक गई, लेकिन वो फिर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ, युवराज ने उसके हल्की आवाज में कहा और माही के गाल पर हल्का सा किस कर लिया। माही मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर रोमांटिक, इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? युवराज ने उसकी कमर को और करीब खींचते हुए कहा, बस तुम्हें देखते ही हर सुबह खास लगने लगती है। मुझे तो चिंता होने लग गई थी कि तुम कहाँ चली गई। माही ने हल्के से अपनी नजरें झुका ली। युवराज ने धीरे से बालों को हटाया और उसके कानों के पास फुसफुसाया, कल की रात बहुत भारी थी, लेकिन आज सुबह तुम्हें देखकर सारा तनाव दूर हो गया। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चाय पियो और फ्रेश हो जाओ, अभी बहुत काम बाकी है। युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अभी भी सबसे जरूरी काम तो तुम्हें प्यार करना है। माही शर्मा गई और हल्के से युवराज को पीछे धकेल दिया। आप बिना बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हैं। युवराज ने हंसते हुए कहा, मैं भी सुधरना नहीं चाहता। उसने माही की हथेली को अपने हाथों में ले लिया, धीरे से उसकी उंगलियों को चूमा और कहा, जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो तब तक हर सुबह खूबसूरत रहेगी। माही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अब नाश्ता करो, फिर ऑफिस भी जाना है। उनका ये रोमांटिक पल दोनों के बीच रिश्ते को और मजबूत कर रहा था। ये सिर्फ सुबह नहीं थी, बल्कि उनके प्यार का एक खूबसूरत एहसास था। युवराज अपनी सुबह की ताजगी के साथ तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। महकते पराठे और ताजे जूस की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। माही ने पहले ही नाश्ते की तैयारी कर ली थी और जैसे युवराज टेबल पर बैठा, माही ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। माही ने उसकी प्लेट में पराठा परोसा और कहा, आज क्या प्लान है? आज तो ऑफिस जाकर रिपोर्ट चेक करनी है, सब कुछ संभालना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम धैर्य रखो युवराज, माही ने सिर हिलाते हुए कहा। युवराज ने मुस्कुराकर उसकी बात मानी और जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर दिया। फिर वो अपनी कार की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते में वो लगातार यही सोच रहा था कि कुणाल मेहता ने ये काम किसके कहने पर किया है। कुणाल मेहता ने ऐसा क्यों किया है? अगर उसके मैनेजर ने भी किया है ये काम, तो उसके मैनेजर ने भी ऐसा क्यों किया है? कहीं इसके पीछे कोई और राज तो नहीं है? युवराज यही सोचता सोचता अपने ऑफिस की तरफ पहुंच गया था। वो ऑफिस के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि चंदन पहले से वहां पर मौजूद था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। युवराज को हैरानी हुई और उसने पूछा, चंदन तुम यहाँ? ऑफिस आने से पहले ही सब कुछ ठीक तो है? युवराज ने चिंता जताते हुए पूछा। चंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर एक अच्छी खबर है, मजदूरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सबसे बड़ी बात, हमारे शेयर्स भी फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं। युवराज ने यह सुनकर राहत की सांस ली। वो अपने कैबिन की ओर बढ़ा और अंदर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। चंदन भी उसके सामने वाली कुर्सी पर उसके पीछे पीछे आकर बैठ गया। उसने कहा, चंदन ये तो बहुत बड़ी खबर है, मजदूरों ने इतनी बड़ी हड़ताल खत्म कर दी है। चंदन ने विस्तार से समझाया, सर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुआवजा देने के फैसले ने मजदूरों को शांति से संतुष्ट कर दिया। उन्हें लगने लगा कि आप उनके हित में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला ले लिया। युवराज ने सिर हिलाया और अपने लैपटॉप पर शेयर मार्केट की ताजा रिपोर्ट चेक करने लगा। शेयर प्राइस में भी सुधार हो रहा है। युवराज ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जी सर, कल जो गिरावट आई थी अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। कुल सुबह शेयर 3 रुपये 65 पैसे थे और अब 15 रुपये तक आ चुका है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये फिर से 45 तक पहुंच जाएगा। युवराज ने चंदन की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हम जल्द ही अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे। चंदन ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब अगला कदम क्या होगा सर? चंदन ने पूछा। अब हमें अपने इन्वेस्टर्स को फिर से विश्वास दिलाना होगा। हम जल्द से एक बोर्ड मीटिंग रखेंगे, उन्हें बताएंगे कि कंपनी कैसे मजबूत हो रही है। साथ ही हमें क्वालिटी कंट्रोल और सुरक्षा को भी और मजबूत करना होगा ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। चंदन ने कहा, सर हमें इसके लिए मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग करनी होगी।
हमें जनता को ये दिखाना होगा कि सिंघानिया ग्रुप अपनी जिम्मेदारी समझता है और भविष्य में ऐसी कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं होगी। युवराज ने हामी भरी। बिल्कुल, इसी हफ्ते हम मीटिंग का शेड्यूल कर लेते हैं। चंदन के जाने के बाद युवराज ने खिड़की के बाहर देखा। शहर पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसे एक नई उम्मीद दिख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये एक परीक्षा थी, हमने इसे पार कर लिया। अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। उसने अपने कुर्सी पर उठते हुए एक लंबी सांस ली। सिंघानिया ग्रुप एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को पाने के लिए तैयार हो गया था। उधर दिल्ली में आदित्य और शिवानी भी शेयर मार्केट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे थे। आदित्य सुबह से ही अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और लगातार सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स पर नजर रखे हुए था। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन आदित्य के दिल को चैन नहीं था। उसकी नजरें अब भी लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। सिंघानिया ग्रुप के शेयर से फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे थे। अब तक एक शेयर की वैल्यू लगभग 42 रुपए तक पहुंच गई थी। आदित्य ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि सबसे पहले अपना लिया हुआ लोन चुका देगा। उसने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर के बाद सामने उसने फोन उठाया और आदित्य ने यह फोन अपने ब्रोकर को कॉल किया था। चेतन ने फोन उठाते हुए कहा, जी आदित्य भाई, बोलिए। आदित्य ने बिना समय गवाए पूछा, चेतन भाई, अभी मेरे शेयर की वैल्यू क्या है? एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। ये कहकर चेतन ने अपने लैपटॉप पर चेक करने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने देखा कि आदित्य के शेयर की वैल्यू लगभग 350 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई थी। आदित्य भी बेताबी से चेतन के जवाब इंतजार कर रहा था। तभी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और चेतन की आवाज आई, आदित्य सर, आपके शेयर की वैल्यू इस समय लगभग 350 करोड़ है। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा प्रॉफिट है, आप अपने पैसे निकाल लीजिए अभी। चेतन की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो ये और प्रॉफिट देगा। आप एक काम कीजिए, मुझे अभी 40 करोड़ की जरूरत है, उतने ही वैल्यू के शेयर आप बेच दीजिए और मुझे पैसे भेज दीजिए। एक अगर आदित्य ने फोन काट दिया। मन ही मन वो आज बहुत खुश हो गया था, क्योंकि इतने समय के बाद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा था। उसकी खुशी देखकर शिवानी भी खुश थी और शिवानी ने आदित्य के चेहरे पर बहुत समय के बाद मुस्कान देखी थी। शिवानी ने आदित्य से पूछा, क्या बात है आदित्य, 40 करोड़ रुपए की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मैं जल्द से जल्द वो लोन चुकाना चाहता हूँ जो मैंने कल लिया था। मैं किसी भी हालात में अपना घर नहीं खोना चाहता और इस घर के साथ मेरी वहाँ की यादें जुड़ी हुई है। आदित्य की बात सुनकर शिवानी समझ रही थी कि कुछ देर के बाद फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा कि वो 40 करोड़ रुपए उसके खाते में आ चुके थे। आदित्य ने तुरंत वो पैसे शिवानी को दिए। शिवानी ने भी उन पैसों को आदमी को दे दिया जिसने आदित्य को लोन दिलवा दिया था। इधर जब सभी अपनी अपनी खुशी मना रहे थे, तभी उधर मुंबई के एक सुनसान इलाके में एक घर में अंदर कमरे में कुछ लोग आज फिर से एकत्रित इकट्ठा हो गए थे। ये लोग किसी खास मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इन लोगों में वो आदमी भी शामिल था जो अब तक एक रहस्य बना हुआ था। उसने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, ये युवराज सिंघानिया इस बार भी मुझसे बचकर निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें उस आदमी पर थी जो अब तक कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा झलक रही थी, क्योंकि वो जानता था कि इस बार भी उसने अपना खेल हार दिया है। वो आदमी जो इस रहस्य के पीछे था, बहुत सोच समझकर हर कदम उठा रहा था। इस बार भी युवराज सिंघानिया को फंसा नहीं पाया और उसे यह हार बहुत ज्यादा चुभ रही थी। उसने फिर गुस्से में कहा, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम उसे अगले कदम में नहीं छोड़ेंगे। इस बार युवराज को हारना ही होगा। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी बातों पर ध्यान दे रहे थे। उसके चेहरे पर चिंता और थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस आदमी की योजनाएं कभी भी बुरे तरीके में बदल सकती है। उधर युवराज और माही अपने हनीमून ट्रिप की तैयारियों करने लग गए थे। दोनों ने मिलकर तय किया कि उनका पहला हनीमून सबसे खास होगा। उन्हें इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। माही और युवराज दोनों शॉपिंग के लिए निकले थे, क्योंकि उन्हें अपने हनीमून ट्रिप के लिए कुछ खास तैयारियां करनी थी। शॉपिंग मॉल पहुंचते ही माही की आंखें चमक उठी। युवराज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो शॉपिंग का खौफ लगता है आज पूरा मॉल खरीद लोगी। माही ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए शॉपिंग करूंगी? नहीं, मुझे भी अपने लिए कुछ चाहिए। युवराज ने उसके बातों को हल्के में लिया और कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, तुम जो भी खरीदो वो हमें ट्रिप पर लेकर जाना पड़ेगा। माही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना सामान ले जाना चाहते हो। इस पर युवराज हंसी रोकते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें जितना सामान चाहिए उतना ले लो, पर ध्यान रखना कि हमें हनीमून के लिए थोड़ा स्पेस भी चाहिए। युवराज और माही ये प्यारे नोकझोंक मॉल में चलते जारी
रखे हुए थे और वो पहले एक फैशन स्टोर में गए जहां माही ने कुछ ड्रेस और एसेसरीज देखी। माही ने कुछ खूबसूरत गाउन की ओर इशारा किया और कहा, युवराज ये देखो, ये गाउन कितना खूबसूरत है, मुझे ये चाहिए। युवराज ने उसकी आंखों में खुशी देखी और कहा, तुम पर ये सब कुछ अच्छा ही लगता है, ये गाउन तो तुम्हारे बिल्कुल ऊपर परफेक्ट लगेगा। ये कहते हुए उसने वो गाउन नीचे उतरवा लिया और उस माही से कहा, माही जाकर इसे ट्राई करो। माही गाउन को लेकर ट्राई करने के लिए चली गई। जब वो बाहर आई तो युवराज ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई भी नहीं लग रही। माही की आंखों में चमक आ गई। उसने मजाक करते हुए कहा, तुम मुझे हमेशा खुश करने के लिए कितनी कोशिश करती हो, तुम्हारी तारीफें से तो मैं और भी ज्यादा तुम्हारे करीब आ जाती हूँ। इसके बाद वो पूरा मॉल घूम घूम कर शॉपिंग करने में बिजी हो गई। युवराज ने उसका साथ दिया, हालांकि वो थोड़ा चिंतित थे कहीं कहीं ये खरीदारी उसके हनीमून यात्रा को ज्यादा परेशान न कर दे, कहीं ज्यादा सामान तो ना हो जाए। दोनों के बीच प्यार भरी बातों का सिलसिला चलता रहा और शॉपिंग के बाद युवराज और माही अपने हनीमून ट्रिप की तैयारियों के बारे में चर्चा करने लगे। वे इस ट्रिप को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ पल बिताने के लिए जीने को तैयार हो गए थे। वो जानते थे कि एक सिर्फ हनीमून नहीं बल्कि उनके नए रिश्ते की शुरुआत होगी, जहां वे एक दूसरे के साथ कई खूबसूरत और रोमांटिक पल बिताएंगे। लेकिन इधर टीना घर में उनके हनीमून पर जाने को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। वो गुस्से में भर गई थी और बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं तो इनको दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लोग तो अभी हनीमून के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, कैसे रोकूंगी इन्हें। टीना अपने मन में लगातार यही सोच रही थी कि कैसे युवराज और माही को हनीमून पर जाने के लिए रोक पाए। ये सोचते हुए उसने मन ही मन कहा, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि इनका हनीमून बर्बाद हो जाए, ये जा ही ना पाए। क्या करेगी टीना? क्या टीना अपनी मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या टीना युवराज और माही का हनीमून बर्बाद कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सुकून एफएम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं और अगली कहानी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही आ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर अपने पूरे करवा दीजिए दोस्तों।